नमस्कार दोस्तों। फिर से एक बार स्वागत है आपका केएमडी क्लासेस बाय के.आर. चौधरी चैनल पे। उम्मीद कर रहा हूं कि सिंथेसिस के ऊपर अपनी जो क्लासेस चल रही है इनका आप बड़े अच्छे से यूज़ कर रहे होंगे। दोस्तों, कंपटीशन का ज़माना है, आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। ठीक है दोस्तों, आज सिंथेसिस के ऊपर अपनी आखिरी क्लास है और सिंथेसिस में हम पढ़ेंगे पार्ट थर्ड है इसका, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। अर्थात दो सिंपल सेंटेंसेस से हम एक सेंटेंस बनाएंगे और वो सेंटेंस हमारा होना चाहिए कॉम्प्लेक्स। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेंटेंस हमारा बनेगा उसमें दो क्लॉज होगी। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर भी दो क्लॉज थी दोस्तों, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस की जो क्लॉज है उसमें और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जो दो क्लॉज हैं उसमें अंतर क्या है? अंतर यह है कि ये जो दो क्लॉज होगी उसमें से एक क्लॉज तो आपकी मेन क्लॉज होगी और जो दूसरी क्लॉज होगी वो क्लॉज सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगी। अब ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है? हमने कंपाउंड सेंटेंस कल वाली क्लास में देखा कि उसमें दो सेंटेंस जो आ रहे थे जुड़ के कोऑर्डिनेट कंजक्शन से हमने जोड़ा। जोड़ने के बाद हमने देखा कि दो क्लॉज बन रही है और दोनों का अपना अपना अलग अलग अर्थ था, किसी एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं थी। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो क्लॉज तो इसमें भी दो ही होगी, लेकिन एक क्लॉज अपना स्वयं का अर्थ रखेगी और जो दूसरी क्लॉज होगी वो क्लॉज अपना अर्थ पूरा करने के लिए पहले वाली क्लॉज पर डिपेंड होगी, निर्भर होगी। इसीलिए हम ये कहेंगे कि इसमें एक क्लॉज तो मेन क्लॉज होती है और एक क्लॉज सब ऑर्डिनेट क्लॉज होती है। तो सब ऑर्डिनेट का जो अर्थ है वो है अधीनस्थ, अधीनस्थ। और चूंकि ये क्लॉज बनेगी तो इसको हम कहेंगे उपवाक्य, अधीनस्थ उपवाक्य। और ये जो मेन क्लॉज है इसका दूसरा नाम प्रिंसिपल क्लॉज, या फिर हम कहेंगे मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, प्रधान उपवाक्य। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे इंडिपेंडेंट, जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं हो। और इसको हम कहेंगे अधीनस्थ उपवाक्य या हम कहेंगे आश्रित उपवाक्य। ये अपना अर्थ पूरा करने के लिए दूसरे वाक्य पर आश्रित है, इसीलिए हम कहेंगे आश्रित उपवाक्य। ठीक है दोस्तों, सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी अधीनस्थ उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य, ये अपना अर्थ पूरा करने के लिए दूसरी क्लॉज पर निर्भर रहेगी। तो देखिए, जिस प्रकार से हमने कंपाउंड सेंटेंस बनाया तो कुछ कंजक्शंस थे, उन कंजक्शंस के द्वारा जब हम वाक्य बना रहे थे, तरीका बताया था कॉमा लगा के कंजक्शन जोड़ने का, तो बनने वाला जो क्लॉज बनेगा वो दोनों मेन क्लॉज बनेंगे और सेंटेंस जो बनेगा वो कंपाउंड बनेगा। ठीक इसी प्रकार जब हम दो सिंपल सेंटेंस से एक सेंटेंस बनाएंगे कॉम्प्लेक्स, तो वो दो क्लॉज बनेगी, एक मेन बनेगी एक सबऑर्डिनेट बनेगी। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए भी हम कुछ कंजक्शंस को काम में लेते हैं।
इन कंजक्शंस की चर्चा हमने पिछली क्लास में भी की थी। कंजक्शंस एक कोरिलेट कंजक्शन, कंपाउंड कंजक्शन और कॉम्प्लेक्स कंजक्शन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने वाले जो कंजक्शन है वो कंजक्शन, देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या बना, मेन और सबऑर्डिनेट, इसीलिए वो जो कंजक्शन होंगे जिनसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा उन कंजक्शंस का नाम है सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। यानी हम सब ऑर्डिनेट कंजक्शन काम में लेके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। वे कंजक्शन जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं उन कंजक्शंस का नाम क्या हो जाएगा, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। क्यों? क्योंकि उनको यूज करने पर जो दो क्लॉज बन रही है उनमें से एक मेन है और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, अर्थात अधीनस्थ क्लॉज है, आश्रित क्लॉज है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से वो शब्द हैं जिनके द्वारा हम दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, और वो शब्द जो जोड़ेंगे वो कहलाएंगे कंजक्शन, और कौन से कंजक्शन कहलाएंगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, और वाक्य जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, कॉम्प्लेक्स। तो देखिए आज का जो टॉपिक है अपना 3rd नंबर पे, वो है दो सिंपल सेंटेंसेज से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, ये टॉपिक है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए कुछ कंजक्शन काम में लिए जाएंगे। वो जो कंजक्शंस होंगे उनका नाम होगा सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। तो वो कौन कौन से कंजक्शन है जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, देखिए समस्त WH वर्ड, ठीक है, समस्त WH वर्ड, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, हु, हुज, हुम। इसके अलावा है बिकॉज, इसके अलावा है इफ, इसके अलावा है सो दैट, ठीक है दोस्तों, बिकॉज है, इफ है, सो दैट है, ये सारे के सारे जो कंजक्शन है बिकॉज, इफ, सो दैट और WH वर्ड, ये कंजक्शंस जो हैं इनसे जब आपके दो सिंपल सेंटेंस जुड़ेंगे तो वो बनने वाला सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें हम चर्चा कर रहे हैं WH वर्ड्स की, कि कौन कौन से WH वर्ड्स होते हैं और इनका यूज किस प्रकार से होता है। WH वर्ड को वैसे हम कहते तो प्रश्न शब्द हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो प्रश्न करने के काम में लिए जाते हैं। लेकिन जब ये प्रश्न करने के काम में लिए जाते हैं तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए काम में ले रहे हैं इनको, WH वर्ड को। तो फिर ये WH वर्ड यहां क्या कहला रहे हैं, देखिए यहां पर ये कहला रहे हैं कंजक्शंस। तो क्या अंतर है कि जब WH वर्ड एक प्रश्न के काम में आए और एक WH वर्ड जब कंजक्शंस के लिए काम में आए, तो दोनों यूज में डिफरेंस क्या है, देखिए WH वर्ड जो होते हैं, WH वर्ड्स, देखिए कौन कौन से वर्ड्स इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले हम यूज करें हु, एक होता है हुज, एक होता है होम, ठीक है दोस्तों, और ठीक इसी प्रकार एक होता है व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, विच, बहुत सारे हैं, ठीक है ना, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सब ऐसे सारे शब्द जिनमें WH आ रहा है और वो प्रश्न करने के काम में लिए जा रहे हैं, वो WH वर्ड कहलाते हैं।
लेकिन WH वर्ड भी दो तरीके से इस्तेमाल होते हैं दोस्तों। जैसे देखिए, अगर मैं यहां पे लिखूं प्रश्न के रूप में, प्रश्न करने के लिए, और ये पहला प्रयोग है इनका। दूसरा अगर हम यहां ले लें कंजक्शंस के रूप में, कंजक्शंस के रूप में, तो दो प्रकार से हम WH वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। एक तो प्रश्न करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और अभी हम पढ़ रहे हैं कि दो सिंपल सेंटेंस को हम अगर WH वर्ड से जोड़ेंगे तो वो कंजक्शन का काम करेंगे, और वो कंजक्शन का काम करेंगे, वाक्य कौन सा बनेगा? कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्यों बनेगा कॉम्प्लेक्स? क्योंकि WH वर्ड से जब हम जोड़ते हैं तो दो क्लॉज जब प्राप्त होती है तो एक मेन क्लॉज होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, यानी आश्रित वाक्य बनता है। ठीक है, आश्रित उपवाक्य। तो इसीलिए हम जब हु का यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं? जब हम हु का प्रश्न करने के लिए, तो इसका अर्थ होता है कौन। और जब हम हु का यूज करते हैं कंजक्शन के रूप में, तो इसका अर्थ होता है जो। ये कंजक्शन के रूप में इसका अर्थ है। हु यानी कौन, प्रश्न करेंगे तब, और हु यानी जो, जब हम संयोजक के रूप में इनका इस्तेमाल करेंगे तब। ठीक है। हुज का अर्थ अगर प्रश्न करने के लिए हो रहा है तो हुज का मतलब है किसका, और हुम का मतलब है किसको। अब यहां पे यह भी आवश्यक है समझना कि हुज का अर्थ केवल किसका ही नहीं होता है, किसका, किसकी, किसको। ठीक है ना। अब अगर हम इसी हुज का प्रयोग कर दे कंजक्शन के रूप में, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा जिसका, यानी जिसका, जिसकी और जिसको। ठीक है दोस्तों। ठीक इसी प्रकार हुम यानी किसको, तो हम यहां लिखेंगे जिसको। ये हो गया हुज यानी किसका, अर्थात जिसका, जिसकी, जिसके। हुम यानी किसको, अर्थात कंजक्शन के रूप में जिसको। वाट शब्द का अर्थ होता है प्रश्न के लिए क्या, अर्थात हम इसको कंजक्शन के रूप में जब इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या बताएगा? कोई ना कोई कार्य बताएगा। दूसरे सेंटेंस में वाट के बाद जो भी चीजें आएगी वो कोई ना कोई कार्य बताएगा, एक्शन बताएगा, मन की कोई क्रिया बताएगा। ठीक है ना। वाई यानी क्यों, प्रश्न के रूप में है, ध्यान देना। वाई यानी क्यों, जब हम प्रश्नवाचक शब्दों के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। और अगर हम कंजक्शन के रूप में वाई का यूज करेंगे तो वो बताएगा कारण। क्या बताएगा दोस्तों? कारण। इस कारण, तुम्हारे दुखी होने का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन। ठीक है ना। तो प्रश्न करने के लिए वाई का अर्थ क्यों, और कंजक्शन में बताएगा ये कारण। हाउ यानी कैसे, इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब हम इसको कंजक्शन के रूप में यूज करेंगे तो ये किसी कार्य को करने का क्या बताएगा? तरीका बताएगा। क्या बताएगा? तरीका बताएगा। किसी दूसरे वाक्य में कोई तरीका बताया गया तो हम हाउ से जोड़ सकते हैं। हाउ यू राइट, मैं जानता हूं तुम कैसे लिखते हो, मैं जानता हूं तुम कैसे खेलते हो, मैं जानता हूं तुम कैसे पढ़ते हो। ठीक है, तो तरीका है वो, तो हाउ से जोड़ सकते हैं। वेयर यदि प्रश्न करने के लिए आया है तो वेयर मीन्स कहां, अर्थात ये स्थान पूछ रहा है। वेयर डू यू रीड, आप कहां पढ़ते हैं। तो हम जब कंजक्शन के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे तो कंजक्शन के रूप में इसका अर्थ होगा जहां। क्या होगा? जहां। ठीक इसी प्रकार विच
प्रश्न करने के लिए विच यानी कौन सा, कौन सी, कौन से। ठीक है दोस्तों। और अगर कंजक्शन के रूप में हम इसको यूज करेंगे तो ये हो जाएगा जो। क्या हो जाएगा? जो। ये बहुत सारे शब्द हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं इनके ऊपर। अब यहां देखिए, हु में आया जो। ठीक है दोस्तों। और यहां विच में भी आया जो। अब क्या समानता है इन दोनों में? देखिए, हु, हुज और होम, ये जो तीन चीजें हैं, हु, हुज और होम, ये यूज होती है व्यक्तियों के लिए। किसके लिए यूज होती है? व्यक्तियों के लिए, पर्सन्स के लिए। और ये जो यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है, यहां पर आप देख रहे हैं, ये यूज होगा यहां वस्तुओं के लिए। किसके लिए यूज होगा? वस्तुओं के लिए। जैसे हम एक एग्जाम्पल से इधर समझते हैं। मान लीजिए सर्वनाम के रूप में आया है ही, हिज और हिम। ये ही जो होता है, ये सर्वनाम के हमने यहां तीन फॉर्म पढ़ी है, ही, हिज और हिम। ये जो ही होता है, ये सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। हिज जो होता है, ये संबंध बताता है। ठीक है ना। और हिम ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। ठीक इसी प्रकार हु, हुज और होम ये व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर ही यूज हुआ है तो हम हु यूज करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में है। अगर हिज यूज हुआ है तो ये संबंध को बता रहा है, तो हम उसकी जगह हुज का इस्तेमाल करेंगे। यदि हिम यूज हुआ है अर्थात ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो हम हुम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को दर्शाएगा। जैसे वह, हिज यानी उसका, और हिम यानी उसको। वह, उसका, उसको। ठीक इसी प्रकार हु यानी हो गया जो। किसकी बात कर रहे हैं हम? कंजक्शन के रूप की बात कर रहे हैं। हु यानी जो, हुज यानी जिसका, और हुम यानी जिसको। हुम यानी जिसको। तो जो, जिसका, जिसको, अर्थात वह, उसका, उसको। ये सर्वनाम ही, हिज, हिम व्यक्ति के लिए है, अर्थात पुरुषों के लिए है। महिलाओं के लिए सी, हर आता है। ठीक इसी प्रकार हम यहां ये चर्चा कर रहे हैं कि हु, हुज और होम का जो यूज होगा वो व्यक्तियों के संदर्भ में होगा, जो, जिसका और जिसे के अर्थ में। अगर वस्तुएं हैं तो जो के रूप में हम यूज करेंगे विच को। ये यूज का फर्क है इनका। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अंतर क्या है? देखिए, यहां हम फर्स्ट कंडीशन में यूज करेंगे, वो फर्स्ट कंडीशन होगी यहां पर हमारी प्रश्न शब्द, प्रश्न शब्द के रूप में। और एक दूसरी कंडीशन हम ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं हम कंजक्शन के रूप में, कंजक्शन के रूप में। अब देखिए, प्रश्न शब्द के रूप में अर्थात प्रश्न करेगा, कोई भी सेंटेंस आएगा उसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। जैसे देखिए, मैंने लिखा व्हाट डू यू वांट, मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। तो अब देखिए यहां, अब ये व्हाट जो यूज हुआ है वो किस रूप में हुआ है? प्रश्न शब्द के रूप में हुआ है या फिर कंजक्शन के रूप में हुआ है? इसकी जानकारी हमें सीधे सीधे वो सेंटेंस ही दे देता है। कैसे दे देता है? व्हाट डू यू वांट, देखिए पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है, अर्थात ये हमसे प्रश्न कर रहा है।
और हम बोलेंगे व्हाट का यहां अर्थ होगा क्या। यू यानी तुम, डू आपके प्रेजेंट सिंपल में है और इसका ता है ती है से अर्थ निकालेंगे वांट यानी चाहना। तो तुम क्या चाहते हो, ये इसका अर्थ है। तो ये है यहां पर प्रश्न के रूप में। तो ये WH वर्ड होगा इस समय। क्या होगा? WH वर्ड। वे वर्ड्स जो प्रश्न करते हैं WH वर्ड्स कहलाते हैं दोस्तों। लेकिन इसी WH वर्ड का यूज कंजक्शन के रूप में हुआ है, मान के चलिए। और कैसे हुआ है देखिए, आई नो, और मैंने यहां लिखा व्हाट यू वांट और फुल स्टॉप है पीछे देखिए। आई नो व्हाट यू वांट, ये एक वाक्य है। अब देखिए यहां पे व्हाट शब्द आया है, लेकिन व्हाट अगर WH वर्ड होता तो पीछे वाक्य में देखिए प्रश्न करने वाला चिन्ह होता। इसका मतलब जब व्हाट आ रहा है और प्रश्न करने वाला चिन्ह नहीं आ रहा है तो क्या आ रहा है? फुल स्टॉप आ रहा है। देखिए तो ये बता रहा है कि व्हाट यहां पे WH वर्ड नहीं है, प्रश्न करने वाला शब्द नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? ये है आपका कंजक्शन। ठीक है ना? तो हमने कहा कि जब ये कंजक्शन होता है तो फिर ये क्या कहलाएगा? व्हाट। देखिए व्हाट यानी क्या। अब ये प्रश्न के लिए है, अगर कंजक्शन के लिए है तो ये किसको इंडिकेट करेगा? किसी न किसी कार्य को, मन के भाव को व्यक्त करेगा। तो इसीलिए हमने कहा कि देखिए आई नो, मैं जानता हूं। क्या जानता हूं मैं? व्हाट यानी जो कुछ, क्या? यू वांट तुम चाहते हो, जो तुम चाहते हो वो मैं जानता हूं। अर्थ तो क्या होगा इसका? अर्थ तो वही होगा जो। व्हाट यानी क्या, अर्थात कार्य जो हमारे या किसी अन्य के मन में है, उस कार्य के बारे में आएगा व्हाट यू वांट। आई नो व्हाट यू राइट, मैं जानता हूं कि तुम क्या लिखते हो। आप कविताएं लिखते हो क्योंकि आप कवि हो। आई नो व्हाट यू राइट। आई नो व्हाट यू ईट, मैं जानता हूं आप क्या खाते हो। ठीक है ना? तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि इनका WH वर्ड और कंजक्शन दोनों रूपों में WH वाले शब्दों का इस्तेमाल होता है। और जब WH वर्ड का इस्तेमाल कंजक्शन के रूप में हो तो बनने वाला वाक्य कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है दोस्तों, और उनका अर्थ कभी भी प्रश्नवाचक नहीं होगा। तो इसके अलावा जो हमारे पास वर्ड्स थे आपको बताए गए हैं WH वर्ड्स के अलावा, WH वर्ड्स सारे के सारे। इसके अलावा हमने इफ बताया है, बिकॉज बताया है, और क्या बताया है? सो दैट बताया है। सो दैट, इनसे आप वाक्यों को जोड़कर, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो इनसे हम क्या बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो कैसे बनाएंगे? देखिए किस तरीके से बनाएंगे। यहां पर आप समझ ही रहे होंगे कि इफ का अर्थ होता है यदि। WH वर्ड्स के मीनिंग्स की हम बात कर ही चुके। बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि, और सो दैट का अर्थ होता है इसलिए। ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम किससे बनाएंगे? दो, क्या दिया जाएगा अपने को? दो सिंपल सेंटेंस दिए जाएंगे। ठीक है? उनको मिलाकर क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो हम किसका यूज करेंगे? हम इनका यूज करेंगे।
कंजक्शंस का। और कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, एक क्लॉज तो मेन क्लॉज होगी, दूसरी जो क्लॉज होगी वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगी, और सब ऑर्डिनेट का मतलब मैंने आपको बताया आश्रित होगी किसी दूसरे वाक्य के ऊपर। इसीलिए ये जो सारे कंजक्शंस हैं इनका नाम है सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस। क्या नाम है दोस्तों, सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस। और ये कौन कौन से हैं, WH वर्ड है, इफ है, बिकॉज है, सो दैट है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं और समझते हैं कि इनका यूज कैसे करें। तो देखिए, अगर हम सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस के यूज की अगर बात करें कि इनका यूज कैसे किया जाए, तो देखो यूज करने के दो तरीके हैं दोस्तों। कितने तरीके हैं, दो तरीके। सबसे पहला तरीका यह है कि आप सबसे पहले मेन क्लॉज लिख दीजिए जिसका अपना पूरा पूरा अर्थ है। उसके बाद में यहां पर आप लिखेंगे कंजक्शन, जिस भी कंजक्शन से आपको जोड़ना है। जिस कंजक्शन से आपको जोड़ना है वो कंजक्शन आप यहां लिखेंगे। इसके बाद फिर आप लिखेंगे आगे सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। पहला तरीका यह है, ये पहला तरीका है। ये कंजक्शन यहां बीच में आ जाएगा। अगर हम इसको किसी दूसरे तरीके से लिखना चाहें दोस्तों तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए दूसरा तरीका यह है कि हम डायरेक्ट ही पहले तो क्या लिखें, कंजक्शन लिखें जिस भी कंजक्शन से हम जोड़ रहे हैं, और फिर कंजक्शन यानी ये वाला पार्ट पहले लिख रहे हैं। तो कंजक्शन के बाद क्या आएगा, देखिए सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अगर आप सब ऑर्डिनेट क्लॉज पहले लिख रहे हैं कंजक्शन के साथ वाली क्लॉज, तो दोस्तों ध्यान रखना इसमें और इसमें अंतर यह है कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज अगर पहले आ गई तो आपको कॉमा यूज करना है, कॉमा लगाना है। और फिर बच गया है कि आपका ये वाला पार्ट मेन क्लॉज, फिर इसके बाद आपको मेन क्लॉज लिख देना है और फुल स्टॉप लगा देना है। ये दो तरीके से हम इन सबऑर्डिनेट कंजक्शंस को काम में लेते हैं मित्रों। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल्स से समझते हैं कि कैसे काम में लेंगे। देखिए फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखिए, आई नो द प्लेस। पहला वाक्य खत्म। आई नो द प्लेस, अर्थ क्या है इसका, देखिए आप देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, आई नो द प्लेस। इसका मतलब एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, तो ये हो गया आपका एक सिंपल सेंटेंस। क्यों हो गया सिंपल सेंटेंस, बताइए सिंपल सेंटेंस क्यों हो गया ये सिंपल सेंटेंस इसलिए हो गया दोस्तों क्योंकि इसमें एक क्लॉज है। कितनी क्लॉज है, एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है, तो इसमें एक क्या है, क्लॉज है। और एक क्लॉज अगर है तो ये वाक्य कैसा है, सिंपल सेंटेंस। मैं दूसरा लेता हूं, देखिए दूसरा वाक्य है ही lives there, he lives there, वह lives यानी रहता है, there यानी वहां, ये दूसरा वाक्य है। इसमें देखिए इसमें ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो इसमें भी एक क्लॉज हो गया है, एक क्लॉज हो गया है।
अब एक क्लॉज हो गया है तो ये सेंटेंस कौन सा है? सिंपल सेंटेंस। समझ में आ रही है ना दोस्तों? ये सिंपल सेंटेंस है। अब इन दोनों सिंपल सेंटेंस को हमें मिलाना है। अब देखिए सीधा सा आपका ध्यान यहां जाना चाहिए, आई नो द प्लेस की, इसमें प्लेस की चर्चा हुई है। आई नो द प्लेस, और प्लेस हम अगर किसी से स्थान पूछें तो भाई आप, अब स्थान जैसे मान लो जयपुर है, हम जयपुर में रहते हैं, तो हम उससे पूछें कि आप कहां रहते हैं, तो स्थान का मतलब कहां। और ये प्रश्न करने के लिए क्या यूज होगा इसमें, ये देखिए वेयर यानी क्या होता है? कहां। और जब प्रश्न करने में कहां है तो कंजक्शन के रूप में इस वेयर का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? जहां। तो अब आप इसको जब दोनों को जोड़ना चाह रहे हैं, आई नो द प्लेस में वह स्थान जानता हूं, अब हम ये नहीं बोलेंगे कहां वह रहता है, ये नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? आई नो द प्लेस में उस स्थान को जानता हूं जहां वह रहता है। अब देखिए स्थान के लिए हमने क्या लिखा? वेयर, क्योंकि प्लेस यानी स्थान होता है, स्थान के लिए हमने लिखा कंजक्शन के रूप में वेयर। ठीक है दोस्तों? तो अब स्थान के लिए लिखा है तो देखिए यहां ही लिव्स देयर, तो ये जो शब्द आया है ये उस स्थान के लिए, कहां रहता है? ये उस स्थान पर। तो जब हम स्थान के लिए वेयर लिख रहे हैं तो आपको ये स्थान के लिए जो देयर शब्द आया है इसको हटाना होगा। तो ये वाक्य कैसा हो जाएगा? देखिए ये वाक्य हो जाएगा आपका इस प्रकार से, यहां से स्टार्ट कीजिए। कैसे स्टार्ट करेंगे? देखिए आई नो द प्लेस, आई नो द प्लेस, देखिए मैं उस स्थान को जानता हूं। ठीक है, अब अगर आगे कुछ भी नहीं हो मान लीजिए, तो क्या इस वाक्य का अपना अर्थ है? देखिए मैं उस स्थान को जानता हूं, बिल्कुल अर्थ हो गया, मैं उस स्थान को जानता हूं। इसीलिए आगे देखिए अब ये जोड़ना है हमें, और स्थान की चर्चा हुई है तो किससे जोड़ेंगे अपन? WH वर्ड में से किसको उठाएंगे? वेयर को। तो यहां पर लिख दीजिए वेयर। आगे चलिए इसको हटाएंगे कॉमा को, क्योंकि हम जोड़ के एक सेंटेंस बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा ही, आगे क्या है? लीव्स। अब ये देयर किसके लिए आया था? स्थान के लिए, स्थान के लिए हमने लिख दिया वेयर। तो अब इसको हटा दीजिए और यहां फुल स्टॉप लगा दीजिए। आपका वाक्य क्या हुआ दोस्तों? देखिए आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स। अब यहां ये वेयर बीच में आया है, देखिए, और बीच में आया है। अगर ये प्रश्न करने वाला शब्द होता तो पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए था यहां पे, लेकिन क्या आया? क्या प्रश्न करने वाला चिन्ह नहीं आया। अब नहीं आया है तो क्या आया है? आपके यहां फुल स्टॉप आया है। देखिए आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स। अब हम इस बने हुए वाक्य का अगर विश्लेषण करें दोस्तों, तो विश्लेषण कैसे करेंगे? आई सब्जेक्ट, नो वर्ब, तो ये क्या हो गया? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, तो ये हो गई क्लॉज। क्लॉज हो गई दोस्तों। दूसरा चलिए आगे, आई नो द प्लेस। ठीक है, अब यहां चलिए, वेयर यानी जहां, ही यानी वह, लिव्स यानी रहता है। देखो ही सब्जेक्ट है, लिव्स वर्ब है, तो ये भी एक क्या हो गई? क्लॉज। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसको यहां से पढ़ेंगे अपन पूरा यहां तक, तो इसका अर्थ है जहां, क्योंकि यहां प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है तो ये कंजक्शन के रूप में है। तो वेयर यानी कहां अगर प्रश्नवाचक हो तो, और अगर फुल स्टॉप हो तो वेयर यानी जहां। वेयर ही लिव्स, जहां वह रहता है। अब ये क्या पूरा सेंटेंस हो गया क्या? जहां वह रहता है, क्या अर्थ दे रहा है ये? जहां वह रहता है। हाँ, तो क्या जहां वह रहता है आगे पूरा अर्थ नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम इस वाक्य को इसके साथ बोल दें, जहां वह रहता है उस स्थान को आई नो मैं जानता हूं, तो वाक्य पूरा हो गया है।
इसीलिए किसका अर्थ अधूरा है, कौन सा उपवाक्य अपने अर्थ को पूरा करने के लिए निर्भर है, ये वाला। जहां वह रहता है, ये पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। तो ये वाली जो क्लॉज है, जो किसके साथ आई है, कंजक्शन के साथ आई है, ये वाली क्लॉज आपकी होगी सब ऑर्डिनेट। और सब ऑर्डिनेट को हम हिंदी में कहते हैं आश्रित। क्या कहते हैं, आश्रित। और क्लॉज को कहते हैं उपवाक्य, यानी ये है आपका आश्रित उपवाक्य। तो फिर हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं उनमें एक तो सबऑर्डिनेट हो यानी आश्रित होगा, एक होगा मुख्य या प्रधान या प्रिंसिपल या स्वतंत्र। तो वो स्वतंत्र कौन सा है, वो है ये वाला, आई नो द प्लेस, मैं उस स्थान को जानता हूं। इसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं है। अब जैसा कि हमने अभी पीछे वाली स्लाइड में थोड़ा देखा कि जब हम दो प्रकार से इनको यूज करते हैं, अगर आप मेन क्लॉज पहले लिख रहे हैं तो फिर कंजक्शन आएगा, और कंजक्शन के बाद में जो क्लॉज है अपने पास बची कौन सी, सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो हम यहां लिखेंगे। तो ये वाला स्ट्रक्चर हमने यहां पे यूज किया है। देखिए ये मेन क्लॉज आ गई, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट वर्ब ये क्लॉज हो गई, और इस क्लॉज का अपना स्वयं का अर्थ है, इसीलिए ये क्लॉज आपकी है मेन क्लॉज। कौन सी क्लॉज है दोस्तों, मेन क्लॉज। और मेन क्लॉज को हम क्या कहते हैं, मुख्य उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य। अब देखिए ये मेन है, ये आश्रित है, सबऑर्डिनेट है, डिपेंड है, डिपेंडेंट क्लॉज है। अगर हम इस पर चर्चा करें दूसरे बिंदु पर दोस्तों, तो दूसरा बिंदु जो आपका है, हमने ये कहा कि हम कंजक्शन वाला पार्ट पहले यूज कर दें, तो कंजक्शन के बाद में सबऑर्डिनेट सेंटेंस है। देखिए अगर ये पहले यूज कर दें तो फिर उसके बाद में हम अगर मेन क्लॉज यूज करें, मान के चलिए, तो फिर होगा क्या, होगा ये कि आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज के बाद में यहां पर देखिए कॉमा लगाना पड़ेगा। तो इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, जैसे हम आगे देखते हैं इसको। देखिए अगर हम इसको ऐसे ना लिखें, आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स, ऐसे ना लिखें मान लीजिए, और हम इसको ऐसे लिख दें, यहां से स्टार्ट कर दें इसको, वेयर कंजक्शन से स्टार्ट कर दें, वेयर ही लिव्स। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि ये जो चीज है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये अपने अर्थ को पूरा करने के लिए इस पर निर्भर है, जहां वह रहता है, अर्थ पूरा नहीं है, अब पूरा हो जाएगा, उस स्थान को मैं जानता हूं, इसीलिए ये मुख्य है और ये आश्रित है। अगर कंजक्शन और आश्रित वाक्य पहले लिखेंगे तो हमने डिस्कस ये किया है दोस्तों कि आपको कंजक्शन और आश्रित वाक्य लिखा है तो कॉमा आएगा और उसके बाद मेन क्लॉज आएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये आ गई आपकी कॉमा। अब आप लिख दीजिए आपका मेन क्लॉज। मेन क्लॉज क्या है, आई नो द प्लेस, तो वेयर ही लिव्स, आई नो द प्लेस। अब देखिए अर्थ वही रहेगा, जहां, अब देखो वेयर आने पर भी पूरा वाक्य देखिए प्रश्नवाचक नहीं हुआ है, तो यहां पर इसके जो अर्थ है दो, कौन कौन से, कहां और जहां, उसमें से हम जो अर्थ चूज करेंगे वो करेंगे जहां। जहां वह रहता है, आई नो द प्लेस, मैं उस स्थान को जानता हूं। तो ये अभी भी स्थान बदल जाने पर भी आश्रित ही रहेगा और ये अभी भी मुख्य ही रहेगा। ध्यान देना, इनकी प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आएगा। मेन, प्रिंसिपल, इंडिपेंडेंट और मुख्य उपवाक्य, ठीक है। सबऑर्डिनेट, इंडिपेंडेंट न होके क्या है, ये डिपेंड है तो डिपेंडेंट, सबऑर्डिनेट, डिपेंडेंट और आश्रित, ये इसके नाम है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हम WH वर्ड से भी
सेंटेंस को जोड़ सकते हैं और एक क्लॉज मेन बनेगी, एक क्लॉज आपकी सबऑर्डिनेट बनेगी, तो वाक्य कौन सा होगा? कॉम्प्लेक्स। यदि दोनों ही क्लॉज मेन हो जाती मान लीजिए, तो फिर वो कॉम्प्लेक्स कहां होता? तो फिर कंपाउंड हो जाता। अगर क्लॉज ही एक ही बनती तो फिर वो सिंपल हो जाता। यही तो डिफरेंस है, एक क्लॉज सिंपल सेंटेंस, दो क्लॉज कंपाउंड भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स? कंपाउंड में दोनों मेन है और कॉम्प्लेक्स में एक मेन है और एक सबऑर्डिनेट है। तो समस्त WH वर्ड आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और देखिए, आई मीट ए मैन, मैं एक व्यक्ति से मिला। आई मीट ए मैन। इसको प्रेजेंट में कर देते हैं थोड़ा, तो यहां से हटाओ। वैसे प्रेजेंट में ही था वो, लेकिन सेकंड फॉर्म यूज पास्ट में कर देते। देखिए, आई सा ए मैन, मैंने एक व्यक्ति देखा, मैंने एक व्यक्ति देखा। सब्जेक्ट वर्ब यानी सिंपल सेंटेंस, एक क्लॉज है इसमें। ही वॉज ब्लाइंड। देखिए दोस्तों, ही वॉज ब्लाइंड। अब ये भी आपका सिंपल सेंटेंस है, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। हम चाहते हैं कि इसको हम क्या बनाएं? कॉम्प्लेक्स बनाएं। हमें कहा यह गया है कि कॉम्प्लेक्स बनाइए। तो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो आपको पता है कि कंजक्शंस कौन से यूज होंगे? कंजक्शंस यूज होंगे कौन से? सबऑर्डिनेट। कौन से? सबऑर्डिनेट। अगर कंपाउंड कंजक्शन यूज करेंगे तो को ऑर्डिनेट कंजक्शन यूज करेंगे तो फिर वो कंपाउंड बन जाएगा। तो सब ऑर्डिनेट कंजक्शन यूज करने कौन कौन से हैं अभी मैंने बताया, समस्त WH वर्ड है, फिर बिकॉज है, इफ है, सो दैट है, ठीक है ना। तो उनसे सब ऑर्डिनेट कंजक्शन इसमें यूज होंगे। अब देखिए, हमने पहले देखा कि पिछले वाला जो वाक्य था उसमें हमने देखा कि यहां प्लेस आया था। तो प्लेस की वजह से हमने, स्थान की वजह से हमने क्या लिखा? कहां? स्थान कहां, अर्थात वेयर। लेकिन यहां देखिए, यहां हमारे पास है आई सा ए मैन। क्या देखा आपने? एक व्यक्ति देखा। अब मैंने पिछले अभी टॉपिक पे चर्चा की थी, तब बताया था कि व्यक्तियों के लिए हम यूज करते हैं हु, हुज और होम। ये चीजें यूज करते हैं, ठीक है, जो, जिसका, जिसे या जिसको, ठीक है। तो यहां पर मेन है। अब देखिए हम यूज करते हैं, कैसे बनेगा? देखिए, आई सा ए मैन, अब यहां पे कंजक्शन लगेगा। देखो, ये मेन है तो यहां पर ही है, यानी इस मेन के लिए ही आया है। तो फिर यहां ही का तात्पर्य मैंने बताया था कि ये ही के लिए है, ये हिज के लिए है और ये हिम के लिए है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ही, हिज, हिम कर्ता के लिए, संबंध के लिए और कर्म के लिए। ठीक उसी प्रकार हु कर्ता के लिए, हुज संबंध के लिए, हुम कर्म के लिए, ठीक है। तो आई सा ए मैन, अब यहां ही है तो हम लिखेंगे हु, जो, हु वाज ब्लाइंड। ये आपका पूरा सेंटेंस हो गया है, जुड़ गए हैं दोनों। अब ये फुल स्टॉप लगाइए, ठीक है। तो आई सा ए मैन हु वाज ब्लाइंड। तो यहां पे ये जो हु है प्रश्न शब्द न होकर कंजक्शन का कार्य करेगा, और कंजक्शन में इसका अर्थ कौन ना होके क्या होगा? जो होगा दोस्तों। तो देखिए, इसमें भी दो क्लॉज बनी है। आई सा ए मैन, मैंने एक व्यक्ति देखा,
बताइए, मैंने एक व्यक्ति देखा, अब देखा अच्छी बात है, देखा वाक्य पूरा हो गया, अब इसको कुछ भी जरूरत नहीं है, किसी भी सेंटेंस की जरूरत नहीं है, यही इतना कह के हम रुक सकते हैं। लेकिन अब एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, तो ये क्लॉज है, और ये क्लॉज कौन सी क्लॉज है? जब इसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, तो ये मेन क्लॉज है। यहां से देखिए, हु यानी जो, वाज मीन्स था, ब्लाइंड मीन्स अंधा, मैंने एक व्यक्ति देखा, ये एक वाक्य है, इस ये अलग वाक्य है। अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर, इसको याद रखो। जो अंधा था, कौन अंधा था? जो अंधा था। क्या अर्थ पूरा हुआ? नहीं हुआ। अब पूरे वाक्य को एक साथ बोलो, मैंने एक व्यक्ति देखा जो अंधा था। पहली बात तो ये क्लॉज है या नहीं है? देखिए, वाज यहां पे वर्ब है, और हु यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि ही की जगह आया है, अर्थात सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ध्यान देना, कभी कभी कंजक्शन, कभी कभी क्या, जब आप हु को यूज करेंगे तो वो हु हमेशा सब्जेक्ट के रूप में ही आएगा, सब्जेक्ट का ही काम करेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो एक क्लॉज हो गई। क्लॉज कौन सी है आपकी? हु वाज ब्लाइंड। ये देखिए, एक क्लॉज हो गई है, सब्जेक्ट वर्ब। अब ये क्लॉज तो है, लेकिन इसका अर्थ पूरा नहीं हो रहा है। जो अंधा था, अर्थ पूरा ही नहीं हुआ, जो अंधा था। समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या करना चाह रहा है। अब पूरे के साथ बोलिए, आई सा ए मैन, मैंने एक व्यक्ति देखा जो अंधा था। तो ये आपकी आश्रित उपवाक्य है। क्लॉज यानी उपवाक्य, और कौन सा उपवाक्य है ये? आश्रित उपवाक्य। और आई सा ए मैन, ये कौन सा है? ये मेन, अर्थात मुख्य उपवाक्य। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे WH वर्ड से ही जुड़ते हैं। आपको बिकॉज भी लिखवाया है, आपको इफ भी लिखवाया है। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, और ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही वर्कड हार्ड। ही में पास, मान लीजिए ये दो वाक्य हैं हमारे पास। तो देखिए, सब्जेक्ट वर्ब यानी एक क्लॉज हो गई, तो ये आपका एक सिंपल सेंटेंस है। ये सब्जेक्ट, और ये यहाँ पे मॉडल है, और मॉडल भी एक प्रकार की वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। जब हम मॉडल्स पढ़ेंगे तब इन पे डिटेल से चर्चा करेंगे। आज ये अपना क्लॉजेस पे आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम जीरो से ग्रामर पढ़ेंगे, रूट से पढ़ेंगे, एक शुरुआती लेवल से पढ़ेंगे, ताकि आपके और आसानी से कंसेप्ट जो है क्लियर हो सके दोस्तों। तो ही में पास, ये भी एक क्लॉज हो गई, तो ये सिंपल सेंटेंस है। अब देखिए, हमने WH के अलावा क्या क्या पढ़ा कंजक्शन में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए? एक तो पढ़ा बिकॉज, एक पढ़ा इफ, एक पढ़ा सो दैट, और ध्यान रखना एक दैट भी आता है अलग से, केवल दैट भी होता है, बिकॉज, इफ, सो दैट और दैट। ठीक है। अब सो दैट का अर्थ हमने आपको क्या बताया? इसलिए कि, इसलिए कि। अब देखिए, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही में पास, वह पास हो सकता है। तो उसने कठिन परिश्रम क्यों किया? इसलिए किया। इसलिए, इसलिए कि वो पास हो जाए। तो ये देखिए, इसलिए, अर्थात इसको आप किससे जोड़ सकते हैं? सो दैट से जोड़ सकते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे? देखिए, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही में पास। ही में पास, फुल स्टॉप लगा दीजिए। अब देखिए,
ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ये कंजक्शन आ गया है, सो दैट ही में पास। ये दो भाग हैं इसके, वाक्य तो एक ही बना दिया है हमने। हम ये दोनों को क्यों बॉक्स में बंद कर रहे हैं? क्योंकि यहां एक सब्जेक्ट है, यहां एक वर्ब है, तो ये एक क्लॉज हुआ। ठीक है। और ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, इस क्लॉज को अर्थ पूरा करने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो ये आपकी मेन क्लॉज है। कौन सी क्लॉज है? मेन क्लॉज। अब देखिए, इसलिए कि इसलिए कि वह पास हो जाए। अब बताइए इसका क्या अर्थ है? इसलिए कि वह पास हो जाए, अब पूरा अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए कि वह पास हो जाए तो उसने क्या किया? अगर हम ये भी साथ बोल दें तो फिर आपके अर्थ समझ में आ जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि देखिए, इसमें ही सब्जेक्ट है। में अभी आपको बताया गया है कि मॉडल्स भी एक प्रकार की वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, इसीलिए ये भी क्या होगी? एक क्लोज होगी। लेकिन इस क्लोज का पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है। देखिए, इसलिए कि वह पास हो जाए, अब अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। इसके साथ पढ़िए, उसने कठिन परिश्रम किया, इसलिए किया कि वो पास हो जाए। ठीक है। तो इसके साथ मिलाते ही इसका पूरा अर्थ हो जाता है दोस्तों। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये वाली जो क्लॉज है, सो दैट ही में पास, ये वाली क्लॉज आश्रित क्लॉज है। अपना अर्थ पूरा करने के लिए ये आश्रित है। किस पर आश्रित है? मेन पर। इसीलिए इसको आश्रित उपवाक्य कहेंगे, या इंग्लिश में इसको सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। ठीक है दोस्तों। अगर इसको आप इससे जोड़ते बिकॉज यानी क्योंकि, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसने कठिन परिश्रम किया, अब क्योंकि में क्या होगा? देखिए, थोड़ा सा एक सेंटेंस लेते हैं आगे। ही उसी सेंटेंस को ले लीजिए। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। क्यों किया? इसलिए किया। देखिए, ही वांटेड टू पास, वह पास होना चाहता था। उसने कठिन परिश्रम किया, वह पास होना चाहता था। तो कठिन परिश्रम क्यों किया? क्योंकि पास होना चाहता था। तो क्योंकि के लिए क्या है दोस्तों? बिकॉज। तो आप इसको बिकॉज से जोड़ सकते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ही ही वर्कड हार्ड बिकॉज, ये हटा दीजिए जोड़ने के लिए, बिकॉज ही वांटेड टू पास। अब देखिए, ये पूरा का पूरा क्लॉज हो गया। ये यहां से यहां तक पूरा का पूरा कंजक्शन से लेकर आगे तक। ही वर्क हार्ड, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, ये मुख्य उपवाक्य। कौन सा उपवाक्य? मुख्य उपवाक्य। क्योंकि वह पास होना चाहता था। अब अर्थ समझ में नहीं आ रहा, पूरा नहीं हुआ। क्योंकि वह पास होना चाहता था, तो उसने किया क्या? अगर ये भी साथ बोल दे तो अर्थ पूरा हो जाएगा। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया क्योंकि वो पास होना चाहता था। तो इस वाक्य का अर्थ पूरा कब होगा? जब ये इसका रेफरेंस लेगा। इसलिए ये है आपका आश्रित उपवाक्य। ठीक है दोस्तों, आश्रित उपवाक्य। अगर हम एक और सेंटेंस लेवें,
जैसे यू वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम करते हो। पूरा वाक्य है ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। यू वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम करते हो, ठीक है। यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। अब देखिए दोस्तों, तुम कठिन परिश्रम करते हो, तुम पास हो जाओगे। हमने देखिए कंजक्शंस जो लिए थे हमने, नहीं है इसमें, देखिए उसमें एक कंजक्शन हमने लिया था इफ। क्या लिया था दोस्तों? इफ। और इफ का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है यदि। अगर हम इससे जोड़ना चाहें, बनाना कॉम्प्लेक्स है, पहले से ही अपने को ये दिया हुआ है, हेडिंग है प्रश्न में कि दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए। अब देखिए यू वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम करते हो, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। तो वो कहना क्या चाह रहा है? यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम पास हो जाओगे। तो हम, कंडीशन क्या है? ये कंडीशन है, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो परिणाम क्या होगा? कि तुम पास हो जाओगे। तो कंडीशन, ये यदि क्या बता रहा है? यदि बता रहा है कंडीशन, शर्त बता रहा है। शर्त क्या है पास होने की? कि यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो। तो इस इफ को आप इसके साथ लगा के लिख दी। इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है दोस्तों। इफ यू वर्क हार्ड ये हटा दीजिए। और पहले भी मैंने कहा है कि यदि कंजक्शन वाला पार्ट पहले आ रहा है तो आपको कॉमा लगाना है। तो ये परिणाम है, यू विल पास। देखिए अब ये दो क्लॉज बन गई है अपने इसमें, एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है। तो इसमें सब्जेक्ट और ये वर्ब है तो एक क्लॉज है। अब यहां देखिए यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, ठीक है। इसमें इस वाक्य को अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी दूसरे वाक्य की आवश्यकता नहीं है, तुम पास हो जाओगे अपने आप में पूरा वाक्य है। लेकिन इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, देखो यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, वर्क हार्ड करते हो, तो क्या? कुछ ही नहीं है आगे, तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो क्या होगा? कि तुम पास हो जाओगे। तो ये जो क्लॉज है इसमें देखिए सब्जेक्ट है वर्क हार्ड, इसमें वर्ब है, तो क्लॉज तो है, तो ये अपना अर्थ पूरा करने के लिए इस पर डिपेंड है। तो ये होगा आपका आश्रित उपवाक्य, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई कंडीशंस ऐसी आती है आपके सामने कि कोई चैप्टर में कोई पॉइंट ऐसा हो जो आपके समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट कीजिएगा। और अच्छे से क्लॉजेस का और सिंथेसिस का टॉपिक हमने अच्छे से क्लियर करवाया है। फिर भी हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट भी करें दोस्तों, जो भी आपके सामने समस्याएं आती है। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले दिन, अगले समय। धन्यवाद।